नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से आदेश गुप्ता का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही नया अध्यक्ष नियुक्त होने तक वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वीरेंद्र सचदेवा अभी तक दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस्तीफा देने के बाद आदेश गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए, चुनाव में जहां पर कमी रह गई उसका विश्लेषण करेंगे। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर काम करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी के वहां इस्तीफों का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में उसका मेयर बने, इसलिए वो पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राशिद अल्वी ने एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार पर कहा कि वो दिल्ली में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, अगर हम मेहनत से काम करते तो नतीजे दूसरे होते। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि काफी दिनों से ये चर्चा थी कि एमसीडी के रिजल्ट बीजेपी के लिए खराब आते हैं तो उनके अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा। साथ ही कहा कि आदेश गुप्ता पटेल नगर सीट से सभी वार्ड हार गए, इसकी सजा तय थी। हालांकि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 12 जोन बनाकर अपने 4 सीनियर नेताओं को सौंप दिए हैं। इनमें आप विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और आप नेता आदिल शामिल हैं। ये नेता अपने जोन के पार्षदों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके साथ बैठक कर काम करना समझाएंगे। इतना ही नहीं, इन चारों नेताओं को पार्षदों की समस्याओं सुनने और उनका समाधान करने की भी जिम्मेदारी होगी, इसलिए ये सभी आप पार्षदों के सीधे संपर्क में रहेंगे। इस दौरान ये चारों नेता पार्षदों की रिपोर्ट तैयार कर उसी के आधार पर पार्षदों को कमेटियों में शामिल करने का फैसला करेंगे। वहीं चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने 18 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई आज से 15 दिसंबर तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से पूछताछ करेगी। कविता भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की विधान परिषद की सदस्य है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सीबीआई ने कविता से पूछताछ को लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद कविता ने पूछताछ में सहयोग की बात कही थी। साथ ही कविता ने कहा था कि उन्होंने एजेंसी की ओर से भेजे गए लेटर को पढ़ा और वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी भी देखी, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। आपको बता दें कि ईडी ने अमित अरोड़ा की हिरासत के रिपोर्ट में कविता का जिक्र किया था। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी और तेलंगाना की लीकर लॉबी में साठगांठ है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और टीआरएस के लोग बुरी तरह फंसेंगे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास आज एक बार फिर भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए। दरअसल किसान आंदोलन को स्थगित हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। साल 2021 में आज ही के दिन यानी 11 दिसंबर को कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बॉर्डरों से वापस लौटे थे। इसी के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के मेन गेट पर किसान महापंचायत हुई। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहुंचे थे। किसानों ने सरकार से एमएसपी की गारंटी, आंदोलन के दौरान मृत किसानों को मुआवजा और उनके परिवार को सरकारी नौकरी के साथ ही पूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग की। मौके पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और बलदेव सिंह सिरसा भी पहुंचे थे। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि जो भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उसके लिए किसान यहां आए हैं। साथ ही कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पहले से ज्यादा बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। सुल्ली डील्स ऐप मामले के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ एलजीवीके सक्सेना ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आरोपी ओंकारेश्वर ने एक ऐसा ऐप बनाया था जिस पर कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थी। उसका उद्देश्य इस ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय को बदनाम और अपमानित करने का था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी ओंकारेश्वर के खिलाफ पिछले साल 7 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज किया था और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने बताया था कि मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर एक वेब डेवलपिंग कंपनी चलाता था, जिसके साथ ही वो 7-8 ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट कर रहा था। मार्च 2022 में दिल्ली की एक कोर्ट ने आरोपी ओंकारेश्वर और बुल्ली बाई केस में आरोपी नीरज बिश्नोई को जमानत दे दी थी। अब इस मामले में एलजीवीके सक्सेना ने आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के हमले की खबर लगातार सामने आ रही थी, जिसे लेकर नोएडा प्रशासन ने कुत्ता पालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य करा दिया था। अब गुरुग्राम में भी लोगों को पालतू कुत्तों का बिना रजिस्ट्रेशन कराए सार्वजनिक जगहों पर घुमाना भारी पड़ सकता है। इसके लिए नगर निगम ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की है। निगम की टीम सुबह शाम सार्वजनिक जगहों पर कुत्ता घुमाने वालों पर नजर रख रही है और अगर इनके मालिकों ने इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उन्हें पकड़कर ले जा रही है। नगर निगम के माने तो बीते 2 महीने में केवल 200 लोगों ने ही अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय धुंध की चादर देखने को मिल रही है। आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में AQI वेरी पुअर कैटेगरी यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग के माने तो हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 328 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा का AQI 488 रहा, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। वहीं गुरुग्राम में AQI लेवल 308 दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।